पहले के अपेक्षा आज बेहतर हुआ है। अभी आवागमन के मामले में चाहे आप राजधानी से उपराजधानी के क्रम में मेरे विधानसभा क्षेत्र से अगर जाएं तो आपको अच्छी सड़क मिलेगी। ऐसा नहीं है। हमारे नज़र में जो जनता जनार्दन जिनको हमारे इस प्रजातंत्र के इस मंदिर में स्थापित किया है, उस प्रजातंत्र में स्थापित होने वाला तमाम माननीय सदस्य हमारे लिए सम्मान्य है, मान्य है। अब हम उनके ऊपर में कितना दाग है या दाग नहीं है, इस पर विचार नहीं करते। झारखंडी मूल के आदमियों का रोजगार से जुड़ा हुआ विषय है और इस विषय को समाधान करने के लिए वर्तमान सरकार काफी प्रयास कर रहा है। कि समय में क्राइम बढ़ा है, तो आप पिछले समय का जो क्राइम का ग्राफ है स्टेट का और थाना का, सारे चीज को आकलन करके देख लीजिए और उसी से आपको पता चल जाएगा कि पहले करप्शन ज्यादा था या अभी करप्शन ज्यादा है। पहले लोकतांत्रिक परिपाटी के हिसाब से नहीं मानते हैं, ये गलत है। पत्रकार पर तो हमला किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए और मैं समझता हूं कि पिछले भी पत्रकार पर हमला हुआ है और अगर इस तरह का है तो हम लोग निश्चित रूप से इस पर सरकार को बोलेंगे कि इस पर निर्णय लेंगे, काहे हमला हो रहा है, क्यों हमला हो रहा है। करने में कहीं मनाही नहीं है, लोग पूजा पाठ करते ही हैं और मैं समझता हूं मेरे समक्ष में ऐसा कोई विषय आया नहीं है। अगर उस तरह का कोई विषय आएगा तो उस पर फिर निर्णय लिया जाएगा। नमस्कार, मैं अनुशील ओझा और आप देख रहे हैं दृष्टि नाव। आज हम विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो जी के साथ हैं और चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कुछ प्रश्न हैं जो आज हम आए हैं स्पीकर साहब से पूछने के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमारे कुछ प्रश्न हैं। जैसे आपने राजनीति जब चालू की थी सर, किस वर्ष में आपने चालू की थी सर अपनी राजनीति? देखिए, तो इसको एक्यूरेट हमको वर्ष याद नहीं है, लेकिन राजनीति से हम लोग छात्र जीवन से ही जुड़े हुए हैं और विशेष करके हमारे दिसम गुरु वीर शिबू सोरेन का जो आह्वान था झारखंड प्रांत अलग करने का, बृहत्तर झारखंड का जो आंदोलन था, हम लोग इस आंदोलन के बातों को समझ करके फिर अपना इस आंदोलन में कूद पड़े और इसी के क्रम में बढ़ते 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 आज यहाँ तक आपके समक्ष बैठे हुए हैं। सर, 15 से 20 वर्ष बीत चुके हैं आपकी राजनीति के। आप तब की राजनीति को और अब की राजनीति को किस तरह देखते हैं? नहीं, आप ऐसे अगर जोड़िएगा तो ये तो उससे भी ज़्यादा 15 साल तो एमएलए ही है, उस बीच फिर 5 साल एमएलए नहीं रहे तो 20 साल तो ऐसे ही हो गया और उस जगह पे आने के लिए कम से कम और 10 साल लगा था। तो एक वर्ष करीबन 30-35 साल से राजनीति से जुड़े हुए हैं। सर, तो आपने जब राजनीति स्टार्ट की थी आज से 35 वर्ष पहले और आज की राजनीति में कितना डिफरेंस देखते हैं सर आप? देखिए, अगर सही मायने बोला जाए तो पहले का राजनीति राजनीति आधारित मूल्यों पर राजनीति होता था। आज इसका इतर कुछ देखने को मिल रहा है, इसलिए पहले का राजनीति से आज का राजनीति में तो थोड़ा अंतर है। सर, नाला विधानसभा क्षेत्र से आप आते हैं, वहां पर क्या डेवलपमेंट हुई है? देखिए, नाला विधानसभा क्षेत्र कंप्लीटली ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहले तो 2 ही ब्लॉक था। जब मैं शुरू बार विधानसभा में आए तो 1 ब्लॉक का डिमांड किए और 3 ब्लॉक हुआ और यहाँ पर कुछ नहीं है, उद्योग धंधा और दूसरा कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है। कुछ माइंस कोलियरी वगैरह था, वो भी बरसों से बंद पड़ा हुआ है, उसको भी चालू नहीं करा पाए हैं। मेरा प्रयास है उसको भी चालू कराने का। तो उस क्षेत्र में जब हम शुरुआती दौर पर जब एमएलए बने तो ऐसा स्थिति था, पढ़ने के लिए बढ़िया स्कूल, अगर स्कूल भी था तो स्कूल में आधारभूत संरचना की भारी अभाव था। उसी तरह का कॉलेज, जो कॉलेज प्राइवेट मैनेज्ड कॉलेज है, वो कॉलेज चलता था, उस कॉलेज का भी आधारभूत संरचना का काफ़ी अभाव था। छात्रों को बैठने का कमरा नहीं था और जो जितना सामान्य सुविधा होता है छात्रों के लिए, इन तमाम चीज़ों का घोर अभाव था। मैंने धीरे धीरे इन तमाम अभाव को, असुविधा को
पाटने में सफल हुआ। और आज अगर देखेंगे तो इन तमाम क्षेत्रों में पहले के अपेक्षा आज बेहतर हुआ है। आप अगर इसी के क्रम में चले जाएं रोड रास्ता में, तो ऐसा ही स्थिति था। मैंने 15 साल के राजनीतिक जीवन में कई ऐसे महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण करवाया, कई ऐसा महत्वपूर्ण सड़क है जिसका जीर्णोद्धार करवाया। और मैं समझता हूँ कमोबेश अभी आवागमन के मामले में, चाहे आप राजधानी से उपराजधानी के क्रम में मेरे विधानसभा क्षेत्र से अगर जाएं तो आपको अच्छी सड़क मिलेगी। मेरे आने के पहले मात्र कई गांव में वहाँ विद्युत व्यवस्था था। जब राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चालू हुआ और मैं पहले बार एमएलए जीत के आया था, तो मैंने भी कुछ प्रयास किया और प्रयास के फलस्वरूप हमें अधिकांश गांव में आज विद्युत मिलता है, लोगों को इलेक्ट्रिक का सुविधा वहां तक पहुंचा है। सर जैसे आप दोनों पार्टियों को देखते हैं, जो अभी पावर में है उसको भी, जो सत्ता में है उसको भी, जो विपक्ष में है उसको भी। उस वैसे में अगर जब विपक्ष सब सवाल उठाते हैं तो काफी हो हंगामा होता है सर। हो हंगामा में आप कैसा देखते हैं सर कि विपक्ष को किस तरह से प्रदर्शन करना चाहिए कि सदन की गरिमा भी बनी रहे? और आप भी क्योंकि पिछले बार सदन से उठ करके चले गए थे, काफी ज्यादा हो हल्ला हुआ था, तो सर उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, एक बात तो बहुत ही क्लियर है कि जो सदन है, सदन के अंदर में विभिन्न विचारधाराओं के दल भी हैं और मान्य सदस्य भी विभिन्न विचारधाराओं से आते हैं। और बात स्वाभाविक सी है और लाजिमी है कि विभिन्न विचारधाराओं का टकराहट सदन के अंदर में होता है, ये कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन इन टकराहटों में अगर जनमुद्दा गौ न हो जाए, जिस आकांक्षा और अपेक्षा के अनुसार जनता आपको इस सदन तक भेजने का काम किया है, वह चीज अगर गौ न हो जाए तो इसी में कहीं कहीं दुख अनुभव होता है। सर हमारा एक और प्रश्न है कि जैसे आपने अभी बताया, जैसे आप जान रहे हैं कि नमाज के लिए एक कक्ष आवंटन किया गया है, कक्ष का जुगाड़ किया गया है विधानसभा में। सर ऐसे अगर कक्ष हर पार्टी, हर लोग मांगने लगे, हर धर्म जाति विशेष के लोग अगर ऐसा डिमांड करने लगे, तो सर किनको किनको रूम अलॉट किया जाएगा? देखिए, ये सवाल आपका काल्पनिक है, ये काल्पनिक सवाल है और काल्पनिक सवाल का जवाब दिया नहीं जा सकता है। अभी तक पुरानी व्यवस्था को ही हमने बरकरार रखा है। पुराने समय से ही नमाज कक्ष आवंटित था, लोग नमाज पढ़ते थे। जो पुराने विधानसभा से हम लोग नए विधानसभा गए तो उन संप्रदाय के लोग, उनके लिए हमारे पास एक आवेदन दिया और मैंने उसी आवेदन के आधार पर उन लोगों को एक निर्दिष्ट जगह उपलब्ध कराया। इतना ही तो बात है, ये कोई नई व्यवस्था मेरे द्वारा नहीं किया गया है। ये व्यवस्था पुरानी व्यवस्था है, पुरानी विधानसभा में ये व्यवस्था थी और उसी व्यवस्था को, उसी परंपरा को मैंने निर्वाहन किया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बीजेपी के बाबूलाल मरांडी जी का यह कहना है कि ऐसे अगर धर्म पे चलें तो फिर हनुमान जी की भी पूजा करने वाले बोलेंगे कि हमें भी एक कमरा अलॉट करें, जो सिख भाई हैं वो भी कहेंगे कि हमें भी गुरु के लिए एक कमरा अलॉट किया जाए, जो क्रिश्चियन हैं वो कहेंगे। तो फिर इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, जिन माननीय सदस्य का नाम आपने हमारे पास लिए, तो मैं उनके बात पर जाना नहीं चाहता हूँ। वे अपने राजनीति में कितना सटीक है, कितना सटीक नहीं है, वो खुद समझते हैं और लोग भी समझते हैं इस बात को। इसलिए उस विवाद पर हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। और लोगों को पूजा करने में कहीं मना ही नहीं है, लोग पूजा पाठ करते ही हैं। और मैं समझता हूँ मेरे समक्ष में ऐसा कोई विषय आया नहीं है। अगर उस तरह का कोई विषय आएगा तो उस पर फिर निर्णय लिया जाएगा। सर 2 साल से भी अधिक बीत चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी अभी भी खाली है, 4 से 5 सदन निकल चुके हैं। क्या लगता है 5 साल में सर वो कुर्सी भरी जाएगी या फिर 5 साल वो ऐसे ही खाली रहेगी? देखिए, मैंने इस पर निर्णय लेने के लिए काफ़ी प्रयास किया। आपको यहाँ तक बता दूं कि हमको लगता है, हमको ठीक जानकारी है या नहीं हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमको जहाँ तक लग रहा है कि देश के अंदर में जितने विधानसभा है, जिस विधानसभा के पास इस तरह का मामला लंबित है, किसी विधानसभा में वर्चुअल सुनवाई करने का काम हमको नहीं लग रहा है कहीं पर हुआ होगा। लेकिन मैंने इस मामला के गंभीरता को समझते हुए इस पर वर्चुअल सुनवाई करने का भी काम किया। लेकिन लोग, हम जल्दी इसका निर्णय नहीं दे सके, इस मामला को उलझाने के लिए
और सारे न्यायालय का शरण लिए हैं। और मैं समझता हूँ कि न्यायाधिकरण चाहे विधानसभा का हो या न्यायालय हो, दोनों के अंदर में टकराहट का स्थिति पैदा न हो, इसलिए मैं इस पर कुछ समय अपेक्षा कर रहा हूं कि देखते हैं लोगों के तरफ से क्या बात आता है, उसके बाद इस पर निर्णय लेंगे। और नेता विरोधी दल नहीं रहने के चलते हमको भी बहुत सारे काम निष्पादन करने में दिक्कत होता है, हमको भी उनका अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता है, इसमें हम भी प्रभावित हैं। सर, आपने काफी लंबा समय तय किया है राजनीति में। सर, आज अगर हम देखें तो विपक्ष की बात करें या सत्ताधारी की बात करें, कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो दागदार नहीं है। सर, आपने पे कभी दाग नहीं लगा। सर, इसके बारे में कुछ बताएं। चलिए, ये सब तो आप लोगों का सहयोग रहा मेरे साथ कि मैं कभी ऐसे गलत काम करने के लिए न प्रेरित हुआ, न मुझे कोई प्रेरित किया। और जब कोई प्रेरित ही नहीं किया और प्रेरित हुए नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उससे थोड़ा बचे हुआ है, और प्रयास भी रहता है कि उस पर बचे रहें। सर, आप जैसे देखते हैं, आप जब सदन में बैठते हैं तो चाहे वो पक्ष के नेता हों या विपक्ष के, सारे दागदार हैं। उनको कैसे देखते हैं सर? नहीं, देखिए, हमारे नज़र में ऐसा नहीं है। हमारे नज़र में जो जनता जनार्दन जिनको हमारे इस प्रजातंत्र के इस मंदिर में स्थापित किया है, उस प्रजातंत्र में स्थापित होने वाला तमाम माननीय सदस्य हमारे लिए सम्मान्य है, मान्य है। अब हम उनके ऊपर में कितना दाग है या दाग नहीं है, इस पर विचार नहीं करता हूँ। जनता का जो निर्णय है उसका सम्मान करता हूँ, और सारे माननीय विधायक हमारे विधानसभा के अंदर में है, सारे लोग अच्छे हैं। सर, रोजगार के मुद्दे पर आई थी हेमंत सरकार। 2 साल बीत चुके हैं कार्यकाल के। आप किस तरह से देखते हैं हेमंत सरकार के कार्यकाल को? देखिए, एक बात तो आप भी देख रहे हैं, और हम समझते हैं इस राज्य के 3.5 करोड़ जनता भी इस चीज को देख रहे हैं कि जब से सरकार आया है, मेरा कहना उतना उचित नहीं होगा, फिर भी जो सच्चाई है, जो सही है, उसको तो बोलना ही पड़ेगा। और लगातार ये सरकार प्रयास कर रहा है कि हम लोगों ने आखिर जिस वजह से इस राज्य के आंदोलन करके लड़ करके इस राज्य को लिए है, उनका जो मूलभूत समस्या था, जिसमें से रोजगार भी है, और रोजगार में झारखंडी मूल के आदमियों का रोजगार से जुड़ा हुआ विषय है, और इस विषय को समाधान करने के लिए वर्तमान सरकार काफी प्रयास कर रहा है। हमको लगता है कि बहुत शॉर्ट इंटरवल में, बहुत कम समय के अंतराल में इसका परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। सर, जैसे हम बीजेपी की बात कर रहे थे, तो बीजेपी के काफी लोग ऐसा कहते हैं कि जब कार्यकाल हेमंत जी का चालू हुआ तो लॉ एंड ऑर्डर में काफी ज्यादा गड़बड़ी चालू हो गई। चाहे वो बुद्धिजीवी वर्ग हो या फिर हमारे साथ एक एडवोकेट भी हैं, वो भी ऐसा बताते हैं कि चाहे वो बुद्धिजीवी वर्ग हो या किसी भी स्थान पर स्थानांतरित हो, वो ऐसे कार्य में लिप्त है कि बस आप कह नहीं सकते। देखिए, इस विषय को तो मैं आपको स्पष्ट रूप से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक बात आपको निश्चित मैं सलाह देना चाहूंगा। अगर आपके मन में लगता है कि समय में क्राइम बढ़ा है, तो आप पिछले समय का जो क्राइम का ग्राफ है, स्टेट का और थाना का, सारे चीज को आकलन करके देख लीजिए, और उसी से आपको पता चल जाएगा कि पहले करप्शन ज्यादा था या अभी करप्शन ज्यादा है, पहले करप्शन बढ़ा हुआ था या अभी करप्शन बढ़ा हुआ है। इसका पूरा रेशियो मिल जाएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, हेमंत सोरेन का शासनकाल ये 2 साल अभी तक पूरा ही नहीं हुआ है, और 2 साल के अंदर में आप इस तरह का किसी सरकार, कोई किन्हीं का भी सरकार रहे, कोई भी दल का सरकार रहे, इस संक्षिप्त कार्यकाल में आप किसी पर इस तरह का, मैं मेरा आसन से कैसे हम उस पर लांछना लगा सकते हैं? ऐसा नहीं है। सर, अगर डेटा की बात करें तो बीते 2 वर्ष में सर पत्रकारों पर हमला, एडवोकेट पर केस, सर ऐसे मामले बहुत ज्यादा बढ़े हैं। उसके ऊपर क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है सर। विशेष संप्रदाय पर नहीं, ये सब पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है। पहले चूंकि आपके नजर से दूर हो गया है, इसलिए आपको उसका स्मरण होने में दिक्कत हो जा रहा है। अभी आपका वर्तमान में है तो ये दिख रहा है, इसीलिए लग रहा है, लोगों को लग रहा है कि हो रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पहले भी इस तरह का घटना बहुत सारे हमारे राज्य के अंदर में घटा है, देश के अंदर में घटा है। ऐसा थोड़ा है कि नहीं घटा है, देश के अंदर में भी घटा है। एकाध से एक इस तरह का उदाहरण आप भी जानते हैं, तो ऐसा बात नहीं है।
सर, एएनआई के हिसाब से बीते 2 वर्ष में 10 पत्रकारों पर हमला हुआ है। नहीं, पत्रकार पर जो हमला हुआ है, इस चीज को तो हम भी अच्छा लोकतांत्रिक परिपाटी के हिसाब से नहीं मानते हैं। ये गलत है। पत्रकार पर तो हमला किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पिछले भी पत्रकार पर हमला हुआ है, और अगर इस तरह का है तो हम लोग निश्चित रूप से इस पर सरकार को बोलेंगे कि इस पर निर्णय लेंगे, काहे हमला हो रहा है, क्यों हमला हो रहा है। धन्यवाद सर। तो सुना आपने, ये थे विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो और इनके बातें सुनी आपने। आप देख रहे थे दृष्टि नाउ हमारे सहयोगी रिकी राज के साथ। मैं हूं अनुशील ओझा।